नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। कुछ गलतियां उनकी जो खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। आदाब, नमस्कार। और आप देख रहे हैं भारत 24 की स्पेशल एडिशन में मोदी, मुल्क व मुसलमान। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, अदब का शहर भी कहा जाता है। और किसी ने बड़ी खूब एक बात कही है कि अगर आप लखनऊ में हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की जो पहचान है वो उसके अदाकारी के लिए, शेर व शायरी के लिए और यहाँ की जो धरोहर है, जो कि हमारे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ की ये सबसे पुरानी धरोहर, जिसकी आइडेंटिटी लखनऊ की ये पहचान है, रूमी गेट, जो ये लखनऊ के, ये पुराने लखनऊ में ये स्थित है, ये पुरानी धरोहरों में आता है। और आज हम लखनऊ के सरजमी से और लखनऊ के ग्राउंड से ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मोहब्बत है। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम जाफर नकवी है और जिस मुद्दे पे आज आपका ये एक मंच का संचालन जो आप... जाफर जी, आप क्या करते हैं पेशे से? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो एपिसोड है मोदी, मुल्क व मुसलमान, ये एक हमारे स्पेशल एडिशन है। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो देश के जो मुसलमान हैं, उनके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए
क्या मोहब्बत है, उनकी जो योजनाएं हैं वो मुसलमानों के लिए कितना कारगर साबित हुई है? देखिए, देश के मुसलमानों के लिए नहीं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक देश के तमाम जनमानस के लिए मोदी जी ने काम किया। किसी विशेष समुदाय या विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया। अब बात ये करते हैं क्या मोदी से मुसलमानों को मोहब्बत है या मोदी जी को मुसलमानों से मोहब्बत है। ये वो चीज है जिसको समझना होगा कि उन्होंने अपने नारे में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। किसी जाति सूचक इसमें टिप्पणी नहीं की कि हम अगड़े की बात करेंगे, हम पिछड़े की बात करेंगे। उन्होंने देश में ये कहा कि मुसलमान की देश में दो ही जाति, या गरीबों की है या अमीरों की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर अलग है, पंडित अलग है, मुसलमान अलग है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है। तो उन्होंने जो मानसिकता का जो प्रचार प्रसार किया उसमें ये कहा कि हम तमाम उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। उनके लिए किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए कोई अलग जगह नहीं थी। तमाम योजनाएं, आप देश में आयुष्मान योजना देखिए कि कितने लोगों को आयुष्मान योजना से लाभ मिला। वो लाभ इसलिए मिला क्योंकि हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की बात की। आप देखिए, किसान सम्मान निधि की बात की तो किसानों को सम्मान मिला, तो वो नीति थी किसान सम्मान निधि की। आज आप गांव देहात में निकल जाइए और मकानों को देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम उन लोगों को मकान मिला है जिनको कभी मकान नहीं मिला। तो ये मोदी की नीति थी और देश के लिए थी, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थी। मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। आपसे एक सवाल है कि तमाम विपक्ष हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं हो रहा है मोदी की सरकार में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी मुसलमानों के हित में कोई कार्य नहीं किए? नहीं, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। वही सबका साथ, सबका विकास वाली बात चल रही है। अगर राशन मिल रहा है तो उसमें ये देख के थोड़ी जा रहा है कि ये राम शंकर है या ये रहमान है। राशन भी दिया जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव, सबको राशन बट रहा है। मतलब जो राशन वगैरह जो मोदी जी ने जो चलाया था कि सभी को राशन मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास का एक नारे के साथ जो वो चल रहे थे, उसमें राशन क्या मतलब किसी एक समुदाय के लिए या कोई भेदभाव से राशन नहीं, सबको राशन दिया जा रहा है। चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको राशन दिया जा रहा है। और जितनी योजनाएं हैं उसमें भी ये कि किसी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है, किसी की जात नहीं देखी जा रही है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी जो है सबका साथ, सबके विकास पे ही काम कर रहे हैं। आप युवा हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है जी। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ जो प्रधानमंत्री ने अपने योजनाओं को लागू किया था, ये कितना कारगर साबित हुआ? बहुत ही कारगर साबित हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा का काफी लोगों को लाभ हो रहा है। जो आत्मनिर्भर बन गया अपना भारत। देखिए, जैसे गरीब बच्चे हैं, पहले क्या था, लोग जाते थे वहाँ, बच्चों को बैठने की सुविधा स्कूलों में नहीं मिल पाती। आज आप स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, जितने भी सारे, आप ये लखनऊ का ही देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए, गाँव देहात में देखिए, रोडें सभी बनी हुई है, बिजली घर घर पहुँच गई है, पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता था वहाँ पानी पहुँच गया, साधन नहीं था साधन पहुँच गया, अस्पताल जारी समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है। मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया है, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। अगर हम सुरक्षा दृष्टि की अगर बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के क्या लगता है कि मुसलमान महफूज हैं? उनकी सुरक्षा की अगर हम बात करें। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा है, क्योंकि मेरा नाम सैयद सैफी मेहंदी है, मैं एक मुसलमान हूं और मैं ये समझता हूं जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से हमारे मुसलमान बहनों के लिए भी एक सुरक्षा है। आजकल जहाँ भी 12 बजे रात में भी निकल कर औरतें जाती हैं तो एक सुरक्षा, एक सुरक्षित मानित होता है कि कहीं पे सेफ हैं। पहले ये होता था कि गुंडागर्दी और बड़ा बदमाशी ये सब होता था, मगर हमारी सरकार में ये जब से मोदी जी की सरकार है तो ये सब गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है और हम लोग सेफ है, हर मुसलमान सेफ है इनकी सरकार में। अच्छा, तमाम ऐसे भ्रम की भी स्थिति बनी हुई है कि मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है, तो इस पे आपका क्या विचार? नहीं, ये जो जिसने भी ये चीज कहा है तो गलत कहा है। ऐसा नहीं, हर मुसलमान खुश है क्योंकि हर नीति मुसलमान को भी मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई का पर हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे शादी योजना का भी मामला है, वो जो बेटी की शादी में पैसा दे रहे हैं तो हर मुसलमान को मिल रहा है। और अभी हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि उनको राशन का रहा है, मतलब कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसको राशन, लॉकडाउन में हर मुसलमान को राशन मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू को मिला है, मगर हर मुसलमान को राशन मिला है, सबने मुसलमानों ने राशन लिया है। देखिए, अगर हम बात करें कि दंगों की, तो पिछले 2014 से पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार में और अभी जो पिछले 10 साल में 2014 से लेकर अभी तक की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सुरक्षा को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इस पर हम आपकी प्रक्रिया जानते हैं।
देखिए, सुरक्षा के माहौल की जब आप बात करते हैं तो आज देश में कोई एक ऐसी घटना बताने वाला कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता कि वो कह दे विशेष समुदाय के साथ कोई ऐसी जो है कोई जंग हुई हो या फिर कहीं पे ऐसे कोई कत्लेआम हुआ हो। आज जो ये फैलाया जा रहा है ना कि सुरक्षित नहीं है माहौल, इसके पीछे भी विपक्ष जो है जिसका नाम इंडी गठबंधन है, जिसमें कि बहुत से जो है चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं, इनकी मानसिकता क्या थी कि इनको देश के मुसलमानों को ये बताना था कि तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे ही भाजपा आएगी, तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी तुम पे थोपी जाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि आज आपके बीच आप जिनका इंटरव्यू ले, ये सब मुस्लिम समाज से लोग हैं, इनके मुंह से मोदी के खिलाफ क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि उस मोदी ने आपके अंदर वो यकीन, वो विश्वास स्थापित किया है कि मैं किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं करूंगा, मैं उस देश के लिए काम करूंगा, मैं जिस देश का सच्चा नागरिक हूं, मैं जिस देश का बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा चाचा भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, मुझको जैसे चाहो वैसे उस साचे में मानो, लेकिन मुझे अपना मानो, इस देश को विकासशील के ओर लेके चलो, क्योंकि अगर देश विकसित होगा तो कोई विशेष समुदाय नहीं, तमाम हिंदुस्तान डेवलप होगा। लेकिन विपक्ष में तो आपके राहुल गांधी कहते हैं कि देश जो है कि वो पीछे जा चुका है जब से मोदी जी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, कि देश की जो अर्थव्यवस्था पे जो है कि भारी असर पड़ा है, महंगाई बढ़ी है। क्या ऐसा है? देखिए, राहुल गांधी के साथ एक समस्या ये है कि राहुल गांधी की जो बादशाहत थी ना वो चली गई है। अब जब कोई एक बादशाह के हाथ से बादशाह चली जाती है, वो किलबिलाता रहता है, वो सोचता है कि चटपटाता रहता है क्या मैं ऐसा कर दूं कि जनता का मेरे तरफ हो जाए। लेकिन उसके पास क्या है कि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पे बात करते हैं, अब वो बनारस जाते हैं, गंजेड़ी और शराबी कह देते हैं देश के युवाओं को। क्या उस तरह की मानसिकता से देश के युवाओं को आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप देश के युवाओं को गाली दे रहे हैं नशेड़ी कह के, तो क्या देश का युवा उनके साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्या शुभ नाम है आपका? अलीशान हुसैन। कितना सहमत हैं? सहमत है। हमारा तो यही कहना है, एक मोदी जी एक नारा लेके आए थे, सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं आई आज तक के वो